मेरी जगह ना तुझे पॉलिटिक्स में होना चाहिए। आपका हिस्सा और बढ़ जाएगा 50%। आपको बोलना भी आता है? मैं खेल भी अच्छा लेती हूँ। देखते हैं। आपने तो अपनी पहली क्लास मिस कर दी। पार्टनर बन के लीड शोज कंपनी में ऐश करेगा। नहीं, अब हमारी बेटियों की बारी। रजनी अपनी असिस्टेंट के साथ पूर्वी छाया चौल के लिए निकलती है। दूसरी तरफ अनुपमा के साथ पूरी डांस रानी टीम क्रिकेट खेलने के लिए आती है। अनुपमा वहां एक लड़की को रोककर उसे खेलने के लिए कहती है। उसे खेलता देखकर सभी बेहद खुश होते हैं। अनुपमा बोलती है, हम सब के बेटों ने तो क्रिकेट में खेल के बहुत नाम कमा लिया और हमारा सर गर्व से ऊपर कर दिया है। अब हमारी बेटियों की बारी है कि वो भी क्रिकेट खेलें। चौल की औरतें अनुपमा और डांस रानी को धन्यवाद करती हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी मिलके चौल का नाम रोशन किया है। अनुपमा बोलती है, हमारी चौल की बेटियां भी खेल कूद में बहुत अच्छी हैं। अगर इन्हें सही ट्रेनिंग मिल जाए और खेल खेलने का मौका मिल जाए तो ये लोग भी इंटरनेशनल मेडल जीत के ला सकती हैं। अनुपमा की बात से सभी सहमत होते हैं। वो आगे बोलती है, जब हम दूसरों की बेटियों को खेलता देखते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन खुद की बेटियों को बोलते हैं, घर के अंदर जाओ, शाम को खेलने की जरूरत नहीं है। अनुपमा सभी को समझाती है, अगर माता पिता ऐसा करेंगे तो हमें दूसरी स्मृति या दूसरी हरमनप्रीत कौर कैसे बनेगी। इसलिए सिर्फ माता पिता का ही नहीं, हम सबका भी फर्ज है कि हम सब मिलके इन बेटियों को मोटिवेट करें। परिवार बस हिम्मत दे और हम इन्हें अपनी आमदनी से एक छोटा सा हिस्सा दें। वो सभी से पूछती हैं, मेरा ये सोचना कैसा है, लेकिन ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। अनुपमा उनके चेहरे पढ़ लेती है और बोलती है, अभी सोच बदलने में वक्त लगेगा। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा के हाथ में बैट थमा देती है और चैलेंज करती है, आज तो तुम्हें पिच पर उतरना ही पड़ेगा। अनुपमा हंसती है और पूछती है, अगर मैं बैटिंग करूंगी तो सामने से बॉलिंग कौन करेगा। तभी सरिता जोर से ऐलान करती है, बॉलिंग का तो पता नहीं, पर गेम चेंजर आ गई है। वो रजनी की तरफ इशारा करती है। रजनी अपनी सिक्योरिटी के साथ एंटर करती है। सभी लोग उसका तालियों से स्वागत करते हैं। अनुपमा की नजर रजनी पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है। अनुपमा रजनी के जूतों को गौर से देखती है और एक गहरी बात कहती है, जब औरतों को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होता है तो उन्हें हील्स उतारकर रनिंग शूज पहनने ही पड़ते हैं ताकि वो रुके नहीं। रजनी मुस्कुराती है और बॉलिंग एंड पर आती है। वो अनुपमा को देखती है और चौंक जाती है। उसकी आंखों में एक पुरानी चमक आ जाती है। रजनी बॉल हाथ में लेकर कहती है, पहले राजनीति भी जेंटलमैन्स गेम हुआ करती थी, बिल्कुल क्रिकेट की तरह, लेकिन आजकल तो खेल के मैदान में भी डर्टी पॉलिटिक्स आ गई है। पर चिंता मत करो, हम इस मैच को साफ रखेंगे। अनुपमा जवाब देती है, हम कोशिश करेंगे राजनीति में भी थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वापस आ जाए। मैच शुरू होता है। रजनी बॉल फेंकती है और अनुपमा एक क्लासिक शॉट लगाती है। पूरा चौल गूंज उठता है। अनुपमा लगातार अच्छा खेलती है, जैसे वो अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां उस बॉल पर निकाल रही हो। रजनी हैरान होकर कहती है, तेरी बैटिंग आज भी वैसी ही है, सीधा बाउंड्री पर। अनुपमा अपने खेल से सबका दिल जीत लेती है। दूसरी तरफ अंश उतरे हुए चेहरे के साथ लीला के पास आता है। लीला अंश का दर्द समझ जाती है और उसे समझाती है, जब दुनिया नौकरी का दरवाजा ना खोले तो अपना खुद का किला बना लेना चाहिए। तोशु बीच में कुछ बोलने ही वाला होता है। लीला फिल्मी स्टाइल में बेलन हवा में घुमाती है और कहती है, ये तेरी दादी का हाथ है परितोष, ये जब पूड़ियां बेलती है तो आटे का नक्शा बदल देती है, तो किस्मत क्या चीज है। सभी हैरान होकर देखते हैं। लीला शाह परिवार के सामने अपना बिजनेस प्रपोजल रखती है। वो कहती है, मैं अपनी हर्बल और घरेलू नुस्खों की कंपनी शुरू करूंगी। वो कंपनी का नाम बताती है, ली शोज। तोशु कंफ्यूज होकर पूछता है, ये कैसा नाम है। लीला गर्व से बताती है, ली से लीला और शोज से शाह, ली शोज। वो अंश की तरफ मुड़ती है और कहती है, तुझे मेरा बिजनेस पार्टनर बनना होगा, करेगा अपनी दादी के साथ काम। अंश इमोशनल हो जाता है और लीला के गले लगकर रोता है। वो कहता है, मैं जी जान लगा दूंगा, इस कंपनी को हम बहुत बड़ा बनाएंगे। लीला अंश के आंसू पोंछती है और कहती है, बस अब ये कंपनी तेरी है। फिर वो बाकी सबको आंख दिखाती है, पार्टनर मैं और अंश हैं। तोशु दबे शब्दों में कहता है, हम फ्री में काम करेंगे क्या। लीला ताना मारती है, क्यों अपनी दादी से सैलरी लेगा, शर्म नहीं आती। सभी शांत हो जाते हैं। अगले दिन राही अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार होती है।
वो मंदिर में हाथ जोड़ती है। आज मेरी नई शुरुआत है, मेरी मेहनत सफल करना। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है, मोटी बा रास्ता रोक लेती है। राही डरते हुए बताती है, आज मेरी पहली क्लास है। मोटी बा ताना मारती है, जमाना बदल गया है। पहले बहुएं इजाजत मांगती थीं, आजकल सिर्फ ऑर्डर देती हैं। हम तो बस घर की नौकरानी हैं, तुम सब तो आजाद पंछी हो। राही घबरा कर कहती है, अगर कोई काम है तो बता दीजिए। मोटी बा मौका देखते ही बोलती है, पराग के खास मेहमान और मेरी कुछ पुरानी सहेलियां एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रही हैं। मीता और प्रार्थना है नहीं, इज्जत का सवाल है। पर कोई बात नहीं, तुम कॉलेज जाओ, हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे, चाहे नाक कट जाए। राही कंफ्यूजन में पड़ जाती है। वो सोचती है, अगर मैं चली गई तो मोटी बा सबको बोलेंगी, मुझे परिवार की फिक्र नहीं है। राही कहती है, मैं खाना बनाकर ही जाऊंगी। मोटी बा मन ही मन मुस्कुराती है। उसका कॉलेज रोकने का प्लान काम कर गया। दूसरी तरफ चौल में रजनी सबसे घुल मिलकर बात कर रही होती है। वो कहती है, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रैली में नहीं, अपने मायके आई हूँ। सरिता बड़े गर्व से रजनी को अनुपमा से मिलवाने लाती है, लेकिन रजनी अनुपमा को देखते ही चिल्ला पड़ती है, ये तो मेरी पार्टनर है। सरिता और जसप्रीत हैरान होती हैं। रजनी बताती है, तुम लोग इसे अनुपमा कहते हो? स्कूल में हम इसे चैंपियन कहते थे, हमेशा सबसे आगे बैठती थी और मैं इसके पीछे। अनुपमा और रजनी जोर से गले मिलते हैं। अनुपमा की आंखों में बचपन की चमक आ जाती है। जसप्रीत हंसती है, हमने तो सोचा था इंट्रोडक्शन करवाएंगे, यहाँ तो रियूनियन चल रहा है। परी और ईशानी खुश होती हैं, मम्मी की पहुंच तो मिनिस्टर तक है। रजनी कहती है, चल मेरे साथ मेरे बंगले पर, यहाँ क्यों रह रही है? तभी उसके असिस्टेंट आकर मीटिंग का याद दिलाते हैं। अनुपमा हंसती है और बोलती है, तू जा, देश संभाल, अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा। जाते जाते रजनी कहती है, तू जितनी समझदार है तुझे तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अनुपमा जवाब देती है, देश की कैबिनेट तुम संभालो, मैं अपने किचन की कैबिनेट संभाल लूं, वही बहुत है। रजनी चली जाती है और चौल वाले अनुपमा को सेलिब्रिटी की तरह घेर लेते हैं। इधर राइट ट्रे लेकर मेहमानों को चाय सर्व कर रही है। तभी एक सहेली पूछती है, बहू क्या करती है? मोटी बा लपक कर जवाब देती है, कुछ खास नहीं, बस हाउसवाइफ है, पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा की नहीं है तो बस घर संभालती है। राही को ये सुनकर चोट लगती है, पर वो चुप रहती है। तभी माही एंट्री लेती है, बिल्कुल कॉर्पोरेट लुक में। मोटीबा का टोन बदल जाता है। वो गर्व से कहती है, ये है माही, पराग के ऑफिस का आधा बोझ तो इसने अपने कंधों पर उठा रखा है। माही राही के पास आती है और झूठी हमदर्दी दिखाती है, आज तो आपकी पहली क्लास थी ना, आप गई नहीं। राही धीरे से कहती है, काम था इसलिए नहीं गई। माही ताना मारती है, आप तो कह रही थी आप मल्टीटास्किंग कर लेंगी, पहली ही क्लास मिस कर दी, लगता है आपके बस का नहीं है। राही का दिल टूट जाता है। मोटीबा माही को सोफे पर बिठाती है और राही को वापस किचन में भेज देती है। शाम को अनुपमा जसप्रीत से कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के बारे में बात करती है। अनुपमा जसप्रीत से बोलती है, अगर परी को तुम्हारे सेट पर कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम मिल जाए तो वो कमाल कर सकती है, उसका फैशन सेंस बहुत अच्छा है। भारती सहमत होती है। अनुपमा कहती है, परी और ईशानी दोनों हीरे हैं, बस उन पर थोड़ी धूल जमी है। अनुपमा फिर दिमाग का खेल खेलती है। वो जानबूझकर ऊंची आवाज में कहती है, जसप्रीत, इन दोनों को सेट पर मत ले जाना, ये तो नाजुक हैं, इन्हें ये चौल का छोटा घर पसंद नहीं, वहां की मेहनत कैसे करेंगी। परी और ईशानी ये सुनते ही घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है अगर वो घर पर रहीं तो अनुपमा उनसे झाड़ू पोछा करवाएगी। दोनों तुरंत बोल पड़ती हैं, हम जाएंगे, हमें काम करना है, हम मैनेज कर लेंगे। अनुपमा छुपाकर मुस्कुराती है और जसप्रीत से आंख मिलाती है, अगर तुम दोनों कहती हो तो कल से जसप्रीत के साथ जाना। जसप्रीत उन्हें लेकर चली जाती है। अनुपमा खुद से कहती है, कभी कभी बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए गाड़ी उल्टी चलानी पड़ती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, चौल वाले घबराए हुए अनुपमा के पास आते हैं। वो कहते हैं, अनुपमा प्लीज रजनी से बात करके हमारा चौल टूटने से बचा लो। दूसरी तरफ गौतम और बिल्डर रजनी को एक मोटी रकम ऑफर करते हैं और फाइल साइन करने को कहते हैं। अनुपमा रजनी पर भरोसा करती है, लेकिन चौल वाले कहते हैं, नेता अपनी बात से कभी भी पलट सकता है। अनुपमा दुविधा में पड़ जाती है। आपको क्या लगता है, क्या रजनी पैसों के लालच में आके फिसल जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।